सूरत शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश कई कंपनियों का मालिक था और उसने अपनी सभी कंपनियों के लिए मैनेजर नियुक्त किए थे जो उसे घर बैठे सारा हिसाब किताब दिखा देते थे। इस तरह उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अजय था और उसकी उम्र 16 वर्ष थी। एक सुबह रमेश अपने बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अजय का एक दोस्त उससे मिलने आया। रमेश ने अपने बेटे और उसके दोस्त को देखा और उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ गई। उसने तुरंत अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने को कहा। उसने बताया कि वह अपने दोस्त मोहनलाल से मिलने जा रहा है। यह नाम सुनते ही उसकी पत्नी तुरंत तैयार हो गई और बोली कि वह भी साथ जाएगी। वह सामान पैक करने लगी, लेकिन रमेश बाहर आकर अजय से भी तैयार होने को कहा। अजय ने पूछा, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? रमेश ने जवाब दिया, बेटा, एक खास व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात करानी है। अजय ने कहा कि वह नहीं जाना चाहता, लेकिन रमेश ने जोर देकर कहा कि उसका मिलना जरूरी है। आखिरकार अजय भी तैयार हो गया और पूरा परिवार यात्रा के लिए निकल पड़ा। लंबा सफर तय करने के बाद वे बिहार के एक गांव पहुंचे। वहां रमेश एक स्थानीय बैंक में गया और 5 से 6 लाख रुपए निकाले। गाड़ी में बैठकर उसने फिर से सफर शुरू किया। अजय ने इतने सारे रुपए देखकर पूछा, पिताजी, आपने इतने पैसे क्यों निकाले? रमेश मुस्कुराया और बोला, बेटा, इन पैसों की जरूरत है। मुझ पर एक कर्ज है जिसे चुकाना है। अजय को यह बात हजम नहीं हुई क्योंकि उसके पिता इतने अमीर थे कि उन पर कर्ज होना असंभव सा लगता था। उसने कहा, पिताजी, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? आप पर भला किसका कर्ज? रमेश ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनने के बाद बताना कि मुझ पर कर्ज है या नहीं। अजय उत्सुक हो गया और उसकी मां, जो गाड़ी में बैठी थी, मुस्कुराने लगी क्योंकि उसे पता था कि रमेश कौन सी कहानी सुनाने जा रहा है। रमेश ने कहानी शुरू की, बेटा, बात 1990 की है। उस समय हम बिहार के इस गांव में रहते थे। मेरी शादी होने वाली थी। मेरा एक दोस्त था, मोहनलाल, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मोहनलाल और उसकी पत्नी मुझे प्यार से छोटू कहते थे और छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखते थे। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी की तलाश में था ताकि अपना जीवन संवार सकूं। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैं पड़ोसियों के बीच रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा समय मोहनलाल के घर बिताता था। वह मुझे हर बात समझाता और मेरा ध्यान रखता। जब पड़ोसियों ने मेरी शादी की बात की तो मैंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुश्किलें शुरू हो गईं। मुझे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। मैं इन बातों से बहुत परेशान रहता था। जब भी मैं मोहनलाल से अपनी परेशानी बताता, वह मुझे कुछ न कुछ दे देता और कहता, चिंता मत कर, मैं हूं। लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने सोचा कि बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा, पर बाहर जाने के लिए भी पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। 1992 में मैं मोहनलाल के पास गया। उसकी पत्नी राधा भी वहां थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बाहर जाना है और इसके लिए 5,000 रुपये चाहिए। मैंने अपनी जमीन बेचने की बात की, लेकिन उस समय जमीन का ज्यादा मूल्य नहीं था। मोहनलाल और राधा ने मना किया और पूछा कि मुझे कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा, 5,000 रुपये मिल जाएं तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। मोहनलाल ने राधा के कुछ गहने गिरवी रखकर 5,000 रुपये का इंतजाम किया और मुझे दे दिए। उसने कहा, ये पैसे तुझे कभी लौटाने की जरूरत नहीं। मैं तेरा दोस्त हूं, इतना हक तो बनता है। उन पैसों के साथ मैं अपनी पत्नी को लेकर सूरत आ गया। वहां मैंने छोटा मोटा काम शुरू किया और दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे मेरा काम चल पड़ा और आज तुम जो कंपनियां देखते हो वे उसी मेहनत का नतीजा है। लेकिन इस सफलता में मैं मोहनलाल को भूल गया। उस दिन जब मैं चाय पी रहा था और तेरा दोस्त आया तो मुझे मोहनलाल की याद आई। मैंने फैसला किया कि मैं उससे मिलूंगा और ये पैसे जो मैंने निकाले हैं उसी 5,000 के बदले दूंगा। ये सुनकर अजय उत्साहित हो गया और बोला, पिताजी, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? रमेश ने कहा, बेटा, 20 साल बीत चुके थे।
मैं ये सब भूल गया था। ये 2013 की बात थी, जब रमेश 1993 में बिहार छोड़कर सूरत गया था। अजय मोहनलाल से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। शाम को वे मोहनलाल के घर पहुंचे। उनका घर जर्जर हालत में था। गांव वाले रमेश की बड़ी गाड़ी देखकर अचंभित थे। रमेश अपने परिवार के साथ मोहनलाल के घर में दाखिल हुआ। मोहनलाल और राधा बातें कर रहे थे। अचानक एक सूट बूट वाला व्यक्ति देखकर मोहनलाल ने पूछा, कौन हो भाई, घर में क्यों घुस आए? रमेश मुस्कुराया और बोला, साहब, मैं किसी से मिलने आया हूं। मोहनलाल ने कहा, साहब तो तुम हो। हम कैसे साहब? रमेश ने जवाब दिया, नहीं, मेरे लिए तो आप साहब हैं। अगर आप ना होते तो मैं आज यहां ना होता। फिर उसने कहा, मेरा नाम रमेश है, पर कुछ लोग मुझे छोटू कहते थे। ये सुनते ही मोहनलाल और राधा उसे पहचान गए। मोहनलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रमेश को गले लगा लिया। रमेश और उसकी पत्नी भी रोने लगे। माहौल शांत होने पर रमेश की पत्नी ने मोहनलाल के पैर छुए। गांव वाले यह सब देखकर हैरान थे। मोहनलाल ने सभी को बिठाया और हालचाल पूछा। रमेश ने बताया कि वह सूरत में बड़ा व्यापारी बन गया है, लेकिन मोहनलाल की हालत देखकर पूछा, तुमने ये हालत क्यों बना रखी? मोहनलाल ने बताया कि रमेश के जाने के बाद उन्होंने गहने छुड़ा लिए, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। उनका बेटा मेहनत मजदूरी करता था, पर घर का खर्च और इलाज में सारा पैसा चला जाता था। उनकी बेटी को मामा के यहां भेज दिया था। ये सुनकर रमेश ने वह ब्रीफकेस, जिसमें लाखों रुपए थे, उनके सामने रखा और बोला, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने आया था, पर लगता है तुम्हें इनकी जरूरत नहीं। मोहनलाल ने कहा, वह कर्ज नहीं, प्यार था। तभी मोहनलाल का बेटा, जो मजदूरी से लौटा था, घर आया। रमेश ने उससे बात की और उसकी मेहनत की तारीफ की। फिर वह मोहनलाल के बेटे को साथ लेकर उसकी बेटी को मामा के घर से लाया और मोहनलाल से बोला, दोस्त, अब तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं। मेरे पास सूरत में बड़ा घर है, तुम सब मेरे साथ चलो। तुम्हारा बेटा मेरी कंपनी में काम करेगा और बेटी की शादी मैं करवाऊंगा। मोहनलाल ने मना किया, लेकिन रमेश ने जोर दिया। गांव वालों को पता चला कि रमेश वहीं छोटू है। रात में बातचीत के बाद मोहनलाल ने सूरत जाने का फैसला किया। अगली सुबह रमेश पूरे परिवार को सूरत ले गया। उसने मोहनलाल की बेटी की शादी एक अच्छे घर में करवाई और बेटे को अपनी कंपनी में मैनेजर बनाया। बाद में मोहनलाल के बेटे ने अपनी शादी की और अलग घर खरीद लिया। मोहनलाल और राधा कभी रमेश के घर, कभी बेटे के घर रहते। गांव वाले भी रमेश के पास अपने बच्चों के लिए नौकरी मांगने आने लगे। 2023 में मोहनलाल की मृत्यु हो गई। उनका बेटा सूरत में 3 बच्चों के साथ रहता है। रमेश के बेटे की भी शादी हो गई और उसके 2 बच्चे हैं। रमेश का बेटा और मोहनलाल का बेटा अच्छे दोस्त हैं और मोहनलाल का बेटा रमेश के बेटे को छोटा भाई मानता है। सूरत के रमेश ने मोहनलाल और उनके परिवार को अपने साथ शहर में बसाकर उनकी जिंदगी को नया रंग दे दिया था। मोहनलाल की बेटी की शादी एक सम्मानित परिवार में हो गई और उनका बेटा राजू रमेश की कंपनी में मैनेजर बनकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर चुका था, बल्कि उसने अपने मेहनती स्वभाव से कंपनी में एक अलग पहचान भी बनाई। राजू ने अपने लिए एक नया घर खरीद लिया था, जहां वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। मोहनलाल और उनकी पत्नी राधा कभी रमेश के आलीशान घर में समय बिताते, तो कभी राजू के घर जाकर बच्चों के साथ हंसी खुशी के पल साझा करते। रमेश का बेटा अजय भी अब बड़ा हो चुका था। उसकी शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे थे। अजय और राजू की दोस्ती भी उनके पिताओं की तरह गहरी हो गई थी। राजू अजय को अपने छोटे भाई की तरह मानता और दोनों मिलकर रमेश की कंपनियों में नए नए विचारों को लागू करने लगे। 2023 में मोहनलाल की मृत्यु ने सभी के दिलों को झकझोर दिया। रमेश के लिए यह एक गहरा आघात था, क्योंकि मोहनलाल सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि एक बड़ा भाई था, जिसके बिना उसकी जिंदगी की कहानी अधूरी थी। मोहनलाल की याद में रमेश ने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जिसका नाम रखा गया मोहनलाल स्मृति विद्यालय। इस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई, ताकि वे भी अपने सपनों को सच कर सकें। रमेश ने राजू को इस स्कूल का प्रबंधन सौंपा और राजू ने इसे पूरे दिल से संभाला।
उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। समय के साथ रमेश ने अपनी कंपनियों का विस्तार किया और सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेना शुरू किया। वह गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर लाया, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अजय ने अपने पिता के इस कार्य को और आगे बढ़ाया। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान प्रदान करता था, जैसे सस्ते सौर ऊर्जा उपकरण और डिजिटल शिक्षा मंच। इस स्टार्टअप में राजू भी पार्टनर बना और दोनों ने मिलकर न केवल अपने परिवारों बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया भविष्य गढ़ा। एक दिन रमेश अपने बगीचे में फिर से चाय की चुस्कियां ले रहा था। अब वह उम्र के उस पड़ाव पर था जहां वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता था। अजय और राजू उसके पास आए और एक नया प्रस्ताव रखा। वे चाहते थे कि रमेश की कहानी और मोहनलाल की दोस्ती को एक किताब के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि लोग सच्ची दोस्ती, मेहनत और कृतज्ञता का महत्व समझ सकें। रमेश ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। किताब लिखी गई, जिसका नाम रखा गया दोस्ती का कर्ज। इस किताब ने न केवल लोगों को प्रेरित किया, बल्कि कई युवाओं को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला भी दिया। अंत में रमेश और राधा एक बार फिर गांव लौटे। वहां स्कूल के उद्घाटन समारोह में रमेश ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में पैसा और सफलता जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों को याद रखना जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया। मेरी जिंदगी मोहनलाल के बिना अधूरी होती। उनकी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि सच्चा धन वह है जो आप दूसरों के लिए बांटते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। रमेश ने राधा और राजू की ओर देखा, जो गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उस पल में रमेश को लगा कि उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इस तरह रमेश की कहानी एक मिसाल बन गई। गांव के बच्चे जो कभी गरीबी में जी रहे थे, अब स्कूल में पढ़कर बड़े बड़े सपने देखने लगे। अजय और राजू ने मिलकर न केवल अपने परिवारों को, बल्कि पूरे समुदाय को एक नई दिशा दी। और इस तरह दोस्ती, मेहनत और कृतज्ञता की यह कहानी एक अनंत प्रेरणा बनकर अमर हो गई। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि सच्ची दोस्ती और कृतज्ञता जीवन में सबसे मूल्यवान धन है। रमेश की सफलता मोहनलाल की निस्वार्थ मदद के बिना संभव नहीं थी, और रमेश ने उस मदद को कभी नहीं भुलाया। उसने न केवल अपने दोस्त का कर्ज चुकाया, बल्कि उनके परिवार को सम्मान और बेहतर जीवन देकर अपनी कृतज्ञता दिखाई। रमेश की कहानी और उनकी दोस्ती की मिसाल अब गांव की सीमाओं को पार कर चुकी थी। दोस्ती का कर्ज किताब की लोकप्रियता ने न केवल सूरत, बल्कि पूरे देश में लोगों को प्रेरित किया। किताब की बिक्री से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा रमेश ने मोहनलाल स्मृति विद्यालय के विस्तार और अन्य सामाजिक कार्यों में लगाया। स्कूल अब केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच बन गया था जहां गांव के बच्चे और युवा अपने कौशल को निखारकर आत्मनिर्भर बन रहे थे। समय के साथ अजय और राजू ने अपने स्टार्टअप को और विस्तार दिया। उनका टेक्नोलॉजी आधारित मंच अब न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा और डिजिटल शिक्षा प्रदान कर रहा था, बल्कि छोटे किसानों के लिए स्मार्ट खेती के उपकरण और तकनीक भी ला रहा था। उन्होंने एक मोबाइल ऐप विकसित किया, जिसके जरिए किसान अपनी फसलों की स्थिति, मौसम की जानकारी और बाजार मूल्य आसानी से जान सकते थे। इस ऐप ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गांव के कई युवा इस स्टार्टअप से जुड़ गए और अपने नवाचारों से इसे और समृद्ध किया। इसी बीच राजू की सबसे बड़ी बेटी प्रिया, जो अब कॉलेज में पढ़ रही थी, ने अपने पिता और अजय के काम से प्रेरित होकर सामाजिक उद्यमिता में रुचि दिखाई। प्रिया ने स्कूल के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्हें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के उसने गांव में एक छोटा सा हरित क्लब बनाया, जहां बच्चे पौधरोपण, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण जैसे कार्यों में हिस्सा लेते थे। प्रिया की मेहनत रंग लाई और जल्द ही गांव को हरित गांव के रूप में पुरस्कार मिला। यह सम्मान पूरे समुदाय के लिए गर्व का क्षण था। रमेश, जो अब पूरी तरह से कारोबार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे, अक्सर स्कूल में बच्चों के साथ समय बिताते। वह उन्हें अपनी और मोहनलाल की कहानियां सुनाते,
जिनमें मेहनत, दोस्ती और विश्वास की बातें होती थीं। एक दिन स्कूल के एक बच्चे ने रमेश से पूछा, रमेश अंकल, अगर आप मोहनलाल अंकल को एक आखिरी बार कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? रमेश की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं उनसे कहता, मोहन, तुमने मुझे सिर्फ दोस्ती नहीं दी, बल्कि एक परिवार, एक मकसद और जीने का तरीका सिखाया। तुम आज भी मेरे दिल में हो। उधर राधा ने भी अपने तरीके से मोहनलाल की याद को जीवित रखा। उन्होंने स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जिसका नाम था मोहनलाल स्मृति पुस्तकालय। इस पुस्तकालय में बच्चों के लिए प्रेरणादायक किताबें, कहानियां और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी सामग्री उपलब्ध थी। राधा अक्सर बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाती और उन्हें प्रोत्साहित करती कि वे अपने सपनों को कभी न छोड़ें। साल 25 में अजय और राजू ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने मोहनलाल स्मृति विद्यालय को एक राष्ट्रीय स्तर का मॉडल बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने देश भर के अन्य सामाजिक उद्यमियों और संगठनों के साथ साझेदारी की। उनका लक्ष्य था कि हर गांव में ऐसा स्कूल हो जहां गरीब बच्चे न केवल पढ़ाई करें, बल्कि अपने हुनर को पहचानकर आत्मनिर्भर बने। इस परियोजना में प्रिया भी शामिल हो गई और उसने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए और व्यापक बनाने में मदद की। एक दिन जब रमेश, अजय, राजू और प्रिया स्कूल के प्रांगण में बैठे थे, रमेश ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, देखो, तुम्हारी विरासत कितनी दूर तक पहुंच गई है। उस पल में सभी की आंखें चमक रही थीं, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मेहनत और दोस्ती की यह कहानी अब केवल उनकी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। गांव में हर साल मोहनलाल स्मृति उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें बच्चे, शिक्षक और गांव वाले मिलकर शिक्षा, पर्यावरण और समुदाय के लिए किए गए कार्यों का जश्न मनाते। इस उत्सव में दोस्ती का कर्ज किताब के कुछ अंश पढ़े जाते और नए बच्चों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार वितरित किए जाते। रमेश, राधा, अजय, राजू और प्रिया इस उत्सव में हर साल शामिल होते और हर बार उन्हें लगता कि मोहनलाल की आत्मा उनके बीच मौजूद है, मुस्कुराते हुए। इस तरह रमेश और मोहनलाल की दोस्ती की कहानी न केवल एक किताब, बल्कि एक जीवित विरासत बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को मेहनत, दोस्ती और मानवता का पाठ पढ़ाती रही। और गांव, जो कभी गरीबी और अभाव में डूबा था, अब शिक्षा, नवाचार और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। यह कहानी सिखाती है कि हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया, और जब मौका मिले तो उनकी मदद कर उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही मेहनत और सकारात्मक सोच से कोई भी मुश्किल परिस्थिति को बदला जा सकता है। अब एक सवाल आपसे, अगर आप रमेश की जगह होते और आपके दोस्त ने आपके मुश्किल वक्त में आपकी मदद की होती, तो आप उसका आभार व्यक्त करने के लिए क्या करते? प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।